बीजेपी के लोग जो इस बात की दुहाई देते हुए वोट मांगते थे कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। आज जब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, सबसे मजबूत सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उस वक्त में अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जान खतरे में है। हिंदू खतरे में आ जाएगा ये कहकर के दुहाई देते हुए वोट मांगे जाते थे, लेकिन उन्हीं की डबल इंजन की सरकार में आप ये देखिए, उनके शिष्य कह रहे हैं कि शंकराचार्य की जान खतरे में है। रात को 1 बजे से 2 बजे यानी आधी रात को प्रशासन के गुंडे साधु के वेश में आते हैं और जब हम उनको पकड़ लेते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो व्यवस्था देखने के लिए आए थे, चेक करने के लिए आए थे। ये आधी रात को कौन सी व्यवस्था चेक की जा रही है? आधी रात को क्या हो रहा है? और लिहाजा अब शंकराचार्य ने अपनी सुरक्षा के लिए 12 सीसीटीवी कैमरे वो लगवा दिए हैं कि किसी तरीके से उनके साथ में कोई अनहोनी ना हो जाए या शंकराचार्य को रात को उठा ना ले जाए। इस साए के अंदर उनके शिष्य जी रहे हैं। और दूसरी तरफ अब अमित शाह आज लखनऊ में पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। अमित शाह गृह मंत्री हैं और लखनऊ पहुंचे हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में ये कहा जाता है कि बहुत कुछ स्मूथ नहीं है, लेकिन आज अमित शाह जब वो लखनऊ पहुंचे हैं तो योगी आदित्यनाथ को क्या कुछ ज्ञान देंगे, किस तरीके से इस मामले पर चर्चा होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शंकराचार्य के मसले से बीजेपी को नुकसान हो रहा है और बीजेपी 3 धड़ों में बट गई है। योगी आदित्यनाथ वो शंकराचार्य को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कालनेमी बता रहे हैं। कालनेमी यानी कि एक राक्षस जो साधु के वेश में आया था, यह कहकर के संबोधित किया जा रहा है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं भगवान है शंकराचार्य, भगवान। और तीसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, और ये कहा जाता है कि वो अमित शाह के खास हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बीजेपी तो हमेशा से साधुओं के साथ खड़ी है, साथ खड़ी रहेगी। यानी अलग अलग जो है वो राय यहां पर दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर के बयानबाजी भी हो रही है और शंकराचार्य ने एक हद तक आप ये कहिए कि और 4 कदम बढ़ करके इसमें एक और बड़ी बात कह दी। शंकराचार्य ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य उनको सीएम बनना चाहिए। एक ऐसा आदमी जो ये समझता है कि हां उनके अधिकारियों से गलती हुई है, वो आदमी जिसमें अकड़ नहीं है, सीएम तो इनको होना चाहिए। और जिस आदमी के अंदर अकड़ है उस आदमी को हटाइए आप। जो आदमी बीजेपी को ही नुकसान कर रहा है उसको हटाइए आप। यानी एक तरीके से आप ये कहिए कि कोई नहला मार रहा है, कोई दहला मार रहा है और मामला कुल मिलाकर के फंसा हुआ है। बीजेपी इस मामले में फंसी हुई है और ऐसे में उनकी जान को अगर खतरा है तो ये बीजेपी की सरकार पर सबसे बड़ा धब्बा है। यहां पर शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि हैं देवेंद्र पांडे और उन्होंने कहा है कि यह हमारी मजबूरी है क्योंकि शंकराचार्य सड़क पर बैठे हैं, प्रशासन और उसके गुंडे घूमते हैं, संत के वेश में शैतान यहां पर घूम रहे हैं, उनसे शंकराचार्य की जान को खतरा है। रात में आकर के वीडियो बनाते हैं, पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए थे। अब ऐसा कौन सा नोटिस है जो रात को 1 बजे 2 बजे दिया जा रहा है? ऐसा कौन सा नोटिस है? अब दिन में नोटिस क्यों नहीं दे सकते हैं? पूरा दिन होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल बसंत पंचमी का दिन था और बसंत पंचमी का दिन भी बीत गया और किसी भी तरीके से स्नान करने की जो कोई एक ये कहा जा रहा था कि उम्मीद थी, वो उम्मीद भी एक तरीके से निकल गई। शंकराचार्य ने बसंत पंचमी के मौके पर भी स्नान नहीं किया। शंकराचार्य ने कहा कि अभी तो हमारा मौनी अमावस्या का ही स्नान बाकी है, कोई हमारे पास में आया नहीं, हम इंतजार करते रहे। सुनिए जरा। आज बसंत पंचमी का स्नान था, आपने स्नान नहीं किया, क्या वजह रही आज? ऐसा है कि हमारा तो वही मौनी अमावस्या का ही स्नान बाकी है। हम तो मौनी अमावस्या को संगम स्नान के लिए निकले थे, अभी तो वही स्नान हमारा नहीं हुआ, तो आगे का स्नान कैसे हो सकता है?
रामबाड़ा से अगर बात करें तो कोई प्रशासन ने संपर्क किया आपसे? नहीं नहीं, कोई संपर्क हमसे किसी भी प्रशासन ने नहीं किया है। अच्छा, आरोप लग रहा है कि राजनीति हो रही है, तमाम राजनीतिक दल आ रहे हैं। हमको जानकारी नहीं है, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है ये तो आप लोग जानो। डिप्टी अब इस मामले को लेकर के धीरेंद्र शास्त्री, अब चूंकि ये मसला ऐसा है कि सबके मुंह पर माइक लगाया जा रहा है, कोई बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है, कोई बोल रहा है तो खुल करके बोल रहा है, कोई बोल रहा है तो सरकार के समर्थन में बोल रहा है, और कोई बोल रहा है तो बैलेंस करते हुए बोल रहा है कि इधर भी आधा किलो वजन रख दिया, इधर भी आधा किलो वजन रख दिया, यानी बैलेंस करने की कि योग्यादित्यनाथ भी नाराज ना हो और एंटी हिंदू होने का उतमगा वो भी ना लगे। अब ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। धीरेंद्र शास्त्री भी बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं गलत को गलत कह पाए। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री से कहां उम्मीद करेंगे आप, जिनको मोदी जी अपना छोटा भाई कह दें, भला वो सरकार के स्टैंड से 1 इंच भी उधर जा सकते हैं क्या, बताइए जरा आप। तो धीरेंद्र शास्त्री राजस्थान कोटा के अंदर थे और उन्होंने वहां पर कहा, प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ हुई घटना के बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। बड़ी हैरान करने वाली बात है, जो शख्स पर्ची निकाल करके पूरी दुनिया की बीमारी, पूरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, ये है वो है, ऐसे जो है वो ले करके और लिख करके कि लो जाओ ले जाओ यही होगा, बोलो जय श्री राम, जो ऐसे ऐसे करके सारी कहानी जो है वो बयां कर देते हैं। बजरंगबली का नाम ले करके श्री राम जय श्री राम का नारा लगा करके फटाफट जो है उनका पेन चलता है, सब कुछ लिख देते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। पूरे देश को जानकारी है, पूरी दुनिया को जानकारी है, और धीरेंद्र शास्त्री जो है वो एक अज्ञानी बच्चे के तरीके से जो व्यवहार कर रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं है। मैं प्रयागराज नहीं जा पाया, लेकिन जो सोशल मीडिया पर देखा उस हिसाब से यही कहेंगे कि सनातन का हास परिहास न हो, दोनों पक्ष हमारे अपने हैं, दोनों सनातनी हैं, दोनों आपस में बैठ करके समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुने। सनातन का हंसी मजाक बनने से कोई फायदा नहीं है। अब भैया ये कोई ऐसा है कि 2 पड़ोसियों का झगड़ा हो रहा है और चलो भाई तुम दोनों पड़ोसी हो, आपस में बात करके और निपटा लो, ये कोई ऐसा मसला है क्या? खुल करके कहिए, या तो शंकराचार्य गलत है तो गलत कहिए उनको, या अगर योग्यादित्यनाथ गलत है तो उनको गलत कहिए, या कम से कम जिसकी जितनी गलती आपको नजर आ रही है उतनी गलती कह दीजिए। अभी कोई शंकराचार्य की जगह पर धीरेंद्र शास्त्री की चोटी पकड़ लेता और धीरेंद्र शास्त्री की चोटी पकड़ करके घसीट करके ले जाता, कोई पुलिस वाला अगर ऐसा कर दे तो बताइए कितना बवाल मचे। मुझे लगता है चोटी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत दूर की बात हो जाएगी। अगर कोई धक्का भी लगा दे तो फिर उसके बाद में नेशनल चैनल में सुर्खियां बनने लगेगी कि फला कांग्रेस की सरकार में कर्नाटक के अंदर पुलिस वाले ने धीरेंद्र शास्त्री को धक्का दे दिया। यह ममता बनर्जी का अभी चुनाव आने वाला है पश्चिम बंगाल में, वहां पर धीरेंद्र शास्त्री गाड़ी ना जाने दी जाए, बस अंदर केवल उनको बाहर बैरिकेड लगा करके रोक दिया जाए, एयरपोर्ट पर रोक दिया जाए उनको, तो ये कहा जाएगा कि देखो भाई कैसी गुंडागर्दी है, सनातन के साधुओं को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पर बाल पकड़ करके घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। ये साहब कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं है। जो दुनिया भर की पर्ची लिखते हुए घूमते हैं वो कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं है ना। जो आदमी को बता देते हैं कि तुम्हारा पड़ोस में ये चक्कर है, तुमको ये बीमारी है, तुम ये वाली ऐसी काम कर लो, तुम ये खा लो, ये पी लो, जो पूरी दुनिया को ज्ञान देते हुए घूमते, पूरी दुनिया की पर्ची निकालते हैं, वो अपनी पर्ची नहीं निकाल पा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि मुझे समय नहीं मिल पाया प्रयागराज जाने का। आप याद करिए पिछली बार महाकुंभ में पूछा जा रहा था क्यों नहीं जा रहे हैं अखिलेश यादव, क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी, क्यों नहीं जा रही ममता बनर्जी, यही लोग पूछने वाले थे। और अब माघ मेले का स्नान कोई छोटा स्नान तो नहीं है, और जाहिर सी बात है आम आदमी जाए ना जाए उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आदमी जिस फील्ड के हैं वो आदमी अगर काम ना करें या वो आदमी ना जाए तो फिर बताइए कितनी बड़ी बात है। अब मान लीजिए कि भारत में चुनाव हो रहे हैं और हम पत्रकार हैं, पत्रकारों का काम है चुनाव कवर करना, और हम भारत के चुनाव ही कवर ना करें तो फिर बताइए फिर किस नाम के पत्रकार हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी जो है वो ये है कि सब जो है वो चुप्पी सादे पड़े हुए हैं,
सबको पता है अंदर खाने की क्या चल रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में शंकराचार्य उन्होंने जो है वो कह दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य वो ज्यादा हकदार हैं, केशव प्रसाद मौर्य को सीएम जो है वो बनाना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि डिप्टी सीएम समझदार हैं, वह समझते हैं कि अफसरों से गलती हुई है और मामले को बढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें पता है कि इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। ऐसे ही समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए जो जिद पाल करके बैठा हो, जिसके मन में बदले की भावना हो, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि भैया जिद वाले आदमी को तो मत बनाइए। जिद वाले आदमी को आपने बना दिया है, वो जिद वाला आदमी आपको डुबो देगा, आपकी लुटिया डुबो देगा। और वहीं स्वामी आनंद स्वरूप उन्होंने कहा कि बांटोगे तो टूटोगे, अहंकार सत्ता को अंधा कर देता है, राजा वही सफल होता है जो प्रजा और गुरुओं के सामने झुकना जानता हो। बसंत पंचमी के पावन दिन साधु संतों पर हाथ उठाना, महिलाओं का अपमान करना और फिर क्षमा न मांग पाना, यही सत्ता का अहंकार है। मैं भाजपा और मोदी जी को सावधान कर रहा हूं, यह अहंकार सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में पतन का कारण बनेगा। अभी भी समय है, पूर्णिमा तक आ जाइए, साष्टांग होइए और सन्यासियों से क्षमा मांग करके इस प्रकरण को समाप्त कीजिए। क्षमा कमजोरी नहीं है, धर्म है। ओम नमो नारायण। बांटोगे तो टूटोगे। जब भी तुम बांटने का प्रयास करोगे तो खुद ही खंड खंड हो जाओगे। अब मुक्तेश्वरानंद जी का मामला बढ़ता गया। आज बसंत पंचमी थी। भाई राजा जिसमें अकड़ हो अपने प्रजा के समक्ष, अपने गुरुओं के समक्ष, वो राजा कभी सफल नहीं हो सकता। एक छोटा सा मामला है, गलती आपकी थी, बटकों को आपने पीटा, चुंडी आपने खींच करके मरवाया और आप एक शब्द नहीं कर सकते थे कि आज स्नान पर्व है, चलिए क्षमा करिए। तो ये अहंकार, मैं भाजपा को सावधान कर रहा हूं, मोदी जी को सावधान कर रहा हूं कि यह अहंकार भाजपा को ले डूबेगा। यूपी की ये बात नहीं है, पूरे देश पूरे विश्व की बात है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, पूर्णिमा तक समय है, आइए, साष्टांग होइए और सन्यासी से कैसा अहंकार, आप इस क्षमा मांग करके इस प्रकरण को खत्म करिए और पूर्णिमा से पहले इसका समाधान हो जाएगा। ओम नमो नारायण। जय जय हिंदू राष्ट्र। शंकराचार्य हो या फिर बाकी साधु संत हो, वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि भाई आकर के जो आपसे गलती हुई है उसकी क्षमा मांग लीजिए और सम्मान के साथ में स्नान करा दीजिए। आप बताइए, जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार बताते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार बताते, झंडा बरदार बताते हैं, वो सिर्फ इतना सा काम नहीं कर पा रहे, इतना सा मामूली सा काम नहीं कर पा रहे। और गलती हुई है या नहीं हुई है ये सबको पता है। किसी भी साधु को, किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी व्यक्ति को आप इस तरीके से अगर घसीट करके ले जा रहे हैं, बुजुर्गों को घसीट करके लेकर के गए, 90-90 साल के लोगों को घसीट करके लेकर के गए, तो बताइए गलती नहीं तो और क्या है। और अगर आपकी गलती नहीं है तो गिरफ्तार कर लीजिए, अगर उन्होंने इतना ही बड़ा क्राइम किया है तो। अगर वही बहुत गलत कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तो गिरफ्तार कर लीजिए। और इतना सा काम नहीं हो पा रहा है कि माफी मांग करके जो मसला हल हो सकता है उसको खत्म नहीं किया जा रहा। 1 हफ्ता बीत गया है, कमाल है साहब। अभी माघ पूर्णिमा में 1 हफ्ते का समय और है। अब देखना यह है कि ये 1 हफ्ता भी ऐसे ही बीत जाएगा या फिर कम से कम योगी आदित्यनाथ की सरकार इससे पहले जो है वो जागेगी और अमित शाह आज गए हैं तो वो जगाने का काम करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कालनेमी जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बताया जा रहा है, तो कालनेमी का जवाब उनकी तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि कालनेमी कौन था? कालनेमी तो वही था जो राक्षस था और साधु के वेश में था। और यहां देखिए आप, साधु का वेश रखा हुआ है योगी आदित्यनाथ ने और गाय कट रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है कि कालनेमी कौन है ये भी साफ हो गया है। कालनेमी वही तो था जो राक्षस था और साधु के वेश में आता था और हिंदुओं को, साधुओं को मारता था, गायों को खाता था। और आज जो है वो हो रहा है वो कुछ वैसा ही है। भाई कालनेमी कौन है? कालनेमी जो था वो राक्षस था और साधु बन करके सामने दिखाई दे रहा था। राक्षस क्या करता है? मारता खाता है। वो ब्राह्मणों को मार दे, वो साधुओं को मार दे, वो गायों को मार दे, यही तो करता है। और चोला साधु का पहनता है कालनेमी।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चोला तो साधु का है, योगी आदित्यनाथ का, और गौ हत्या हो रही है। कौन है कालनेमी, बताओ। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अभी भी लेकिन ये मामला खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कल योगी आदित्यनाथ ने बसंत पंचमी स्नान को लेकर के ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के पावन अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी में पुण्य स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर रहे सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। पावन संगम में आस्था की डुबकी के लिए शुभ फलदायी हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, मां गंगा से यही प्रार्थना है। और उन्होंने कुछ तस्वीरें डाली लोगों की जो स्नान कर रहे थे। अब इतनी सी ही बात जो है वो आप शंकराचार्य के लिए लिख देते और वहां पर कहते कि शंकराचार्य जी आप भी स्नान कीजिए, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे यही विनती है, और जो कुछ हुआ उस विवाद पर मिट्टी डालिए और उसकी हम जांच करवा रहे हैं, बाकी जितने पुलिस वाले हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है, आप स्नान कीजिए। सिर्फ ये 4 लाइन लिख देते आप, माफी भी नहीं मांगनी थी, इतनी ही बात आप लिख देते, मामला खत्म हो जाता कि आप स्नान करिए, मेरी आपसे विनती है, जिन पुलिस वालों ने जो कुछ भी किया है उसकी हम जांच करवा रहे हैं और जांच करवा करके पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपसे अनुरोध है, जो विवाद है उसको आप निपटाइए, आप स्नान करिए, आप आगे पूरी इज्जत के साथ में और पूरी मान मर्यादा के साथ में आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बस इतनी सी बात कहनी थी, नहीं हो पाया, इतना सा नहीं हो पाया। और साधु संतों का तो हमेशा से ये स्वभाव माना जाता रहा है कि वो माफ करते हैं, उनके पास में अकड़ नहीं होनी चाहिए। अगर अकड़ उनके पास में है तो फिर बाकी मनुष्यों में और साधु संतों में उनमें क्या अंतर हुआ? फिर आपने किस बात की साधना की है, किस बात के जो है वो आपके अंदर संस्कार आए हैं, अगर आप में अब भी इतनी ही अकड़ है तो ये बहुत बड़ा सवाल जो है खड़ा हो जाता है। कुल मिलाकर के अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी के अंदर अमित शाह जब आज पहुंचे हैं तो इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है और उससे नुकसान हो रहा है। बीजेपी के अंदर 3 अलग अलग धड़े दिखाई दे रहे हैं। पंकज चौधरी वो अलग कह रहे हैं और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम वो अलग कह रहे हैं किस, और योगी आदित्यनाथ वो अलग कह रहे हैं। और इसी पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि त्रिवेणी पर ही भाजपा त्रिवेणी में बट गई, भाजपा नैतिकता की सूखी नदी बन गई है, वहां लोभ लालच और सत्ता की लोलुपता की दरारों के सिवाय कुछ नहीं बचा है। वहां अहंकार, दंभ और घमंड के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं है। जिसको कभी भी रत्ती भर भी सच्चा सम्मान मिला हो वो भी किसी अन्य को मान सम्मान दे सकता है। धर्म विरोधी भाजपा का मुखौटा उतर गया है और भाजपा के धोखा खाए समर्थकों का चेहरा भी। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिसको अगर थोड़ा बहुत भी सम्मान मिलता है तो वो लोगों को सम्मान देना जानता है, लेकिन इनका जो चेहरा था, मुखौटा था, वो उतर गया है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि लगातार ट्रोलिंग जारी है, शंकराचार्य जी की लगातार ट्रोलिंग जारी है। मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखाता हूं। एक ये ट्वीट आप देखिए, मनोज मिश्रा वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पिच बना दी थी लेकिन अखिलेश बैटिंग नहीं कर पाएंगे। जनता सब जानती है, बस विपक्ष और उसकी टीम का एक ही गेम है। योगी जी के होते हुए इस जन्म में तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने से रहे और न ही कोई और। अब देखिए, ये सरकार की तरफ से, सरकार के समर्थकों की तरफ से जितनी मर्जी बातें कही जाती रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि शंकराचार्य को लेकर के एक बहुत बड़ा तबका है जो लगातार उनके समर्थन में है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये एडवोकेट हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने भी इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा है और लेटर लिख करके कहा है कि जो दुर्व्यवहार हुआ है उस पर कार्रवाई की जाए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शंकराचार्य के पक्ष में हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे साधु संत
वो शंकराचार्य के पक्ष में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ पर तो पहले से ही एक आरोप लगता रहा कि वो ब्राह्मणों को खत्म कर रहे हैं या ब्राह्मणों को दबा रहे हैं। अब शंकराचार्य भी एक तरीके से ब्राह्मण ही है। उमाशंकर पांडे उनका नाम था, बाद में उन्होंने दीक्षा ली, संन्यास लिया, तब उनका नाम बदल करके अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो गया। अब ये जो मसला है कुल मिलाकर के वो जो ब्राह्मण समाज का तबका है ये उसको अपने साथ जोड़ करके देख रहे हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ की राह कितनी मुश्किल है या फिर योगी आदित्यनाथ बीजेपी की राह कितनी मुश्किल करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। और अमित शाह आज जब पहुंचे हैं तो क्या इस मसले पर कोई चर्चा होगी और क्या आज के बाद में अब आगे कल या परसों इस मसले का कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।